भारत की इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी रह चुकी है, तो क्या अभी भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा या फिर इस पर विराम लग सकता है? एक कहावत होती है गांव में, मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है। तो भारत वो हाथी बन चुका है जो कि बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ी कमजोरी आती भी है तो फिर भी हम भैंस बराबर होंगे। भैंस भी कोई बहुत दुबला पतला प्राणी नहीं होता। पाकिस्तान तो कटोरा लेके सारे में घूमता रहता है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल के दाम अब 500 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर जा चुके हैं। पेट्रोल के दाम भी 450-500 रुपए प्रति लीटर के बीच में है। देखिए शरद जी, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सोना चांदी, क्योंकि देखिए 3 से 6 महीने में गोल्ड और सिल्वर में जो पैसा लगाना चाहते हैं उनका क्या रुख होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि आपकी जेब, आपकी नौकरी और आपके भविष्य पर लड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, तेल की कीमतों में आग और वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल सिर्फ यह है, क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? क्या यह सिर्फ जंग है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा इकोनॉमिक गेम? इन्हीं सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पर। शुक्रिया अंकिता, आपको और एफएम न्यूज के सभी व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स को भी मेरा अभिनंदन। देखिए, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है, जो वॉर देखने को मिल रहा है, ये आम आदमी के जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, ये जो जंग है इसको साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल गेम चल रहा है। बिल्कुल अंकिता, आम आदमी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आम आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। और उस प्रभाव का मुख्य कारण है, लड़ाई भले ही 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर चल रही हो, पर उसका मुख्य कारण है कि क्रूड ऑयल की जो दाम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से एनर्जी की जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां कीमतें डबल हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब जगह कीमतें बढ़ चुकी हैं। भारत में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, प्रीमियम पेट्रोल के बढ़ चुके हैं। भारत सरकार ने अभी आम आदमी को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से हमारे ऊपर एक तरह से बहुत अच्छा कदम उठाया हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी नहीं बढ़ा रही हैं, परंतु अगर क्रूड ऑयल के दाम यहां से इसी प्रकार ऊपर जाते रहे और ट्रम्प साहब जो धमकियां दे रहे हैं, आज रात को उनके, हमारे समय के अनुसार आज रात को उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है करीब 10:30 बजे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या घोषणा करेंगे, वैसे तो ट्रम्प साहब को प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं, पर जो उन्होंने डेडलाइन दी है वो डेडलाइन आज पूरी हो रही है। तो क्या कल बड़ा हमला करेंगे? अगर वो करते हैं तो क्रूड ऑयल की कीमतें यहां से और ऊपर जाएंगी, और अगर क्रूड ऑयल की कीमतें और ऊपर जाती हैं तो भारत के लिए ये और कठिन हो जाएगा इन कीमतों को ग्राहकों तक पास ऑन करने से रोक पाना। क्योंकि अभी क्रूड ऑयल इस समय जब हम बात कर रहे हैं $108-109 का है, और अगर ये यहां से ऊपर जाता है, क्रूड बास्केट हमारी जो है वो अभी भी करीब $140-45-50 के बीच में है। इस बास्केट में अलग अलग जगह का क्रूड जो भारत खरीदता है वो आता है, प्लस इसमें रिफाइनिंग कॉस्ट होती है, शिपिंग कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कॉस्ट होती है। अगर ये सोचिए आप यहाँ से $130-140 तक अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चला गया तो हमारे लिए तो ये 170-80 पहुंच जाएगा। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल पे नजर बना के रखनी चाहिए, या मैं यूं कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के और उनके दिमाग पर नजर बना के रखनी चाहिए कि वो क्या निर्णय लेते हैं। क्या ये युद्ध और विध्वंसक होगा तो ये आम आदमी के लिए और कठिन होता जाएगा अंकिता। देखिए शरद जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो युद्ध चल रहा है, अब ये कह सकते हैं कि युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, ये अर्थव्यवस्था का युद्ध बन चुका है। क्योंकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और साफ तौर पे आपने कह दिया कि तेल के दाम जो है वो और बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा कि एनर्जी प्लांट्स पे हमले शुरू हो गए हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही बंद है, अगर और एनर्जी प्लांट्स पे हमले होते हैं, और सबसे बड़ी बात अंकिता, अगर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी मिडिल ईस्ट के देशों पे, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इनके एनर्जी प्लांट्स पर, कुवैत, इनके एनर्जी प्लांट्स पे हमला कर देता है जवाबी कार्रवाई में, तो आप समझिए कि जहां भी पेट्रोल रिफाइनिंग होती है, क्रूड रिफाइनिंग होती है, जहां पर पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, गैस बनाया जाता है, पहले ही कतर का जो एलएनजी का प्लांट है वो बंद पड़ा है क्योंकि उस पर हमला हुआ था। तो अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेस, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डैमेज किया जाता है, या खर्ग आइलैंड पे हमला किया जाता है, या जमीन पे सैनिक उतारे जाते हैं, तो मुझे लग रहा है यहां से
जो अभी भारत की सप्लाई है उस पर और असर होगा। अभी तो भारत के फिर भी एक एक करके टैंकर आ रहे हैं, बीच बीच में एलपीजी का एक और टैंकर आया है। पर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे परिस्थिति बिगड़ गई तो जो एक एक करके टैंकर आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे। हालांकि भारत इस समय 40 से ज्यादा देशों से अपनी एनर्जी की नीड्स पूरी कर रहा है। उसमें हमारे एंगोला है, अल्जीरिया है, वेनेजुएला है, रशिया है। पर फिर भी ये रूट डैमेज होने से भारत को फर्क पड़ेगा। भारत में कम पड़ेगा पर बाकी देशों में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मुझे लग रहा है हमें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि आज तक हमें पेट्रोल और डीजल उसी कीमत पर मिल रहा है। गैस का सिलेंडर भी शुरू में जो 60 रुपए कीमत बढ़ी थी उसके बाद से कीमत नहीं बढ़ी है। हालांकि मिलने में थोड़ी दिक्कत है, वो कालाबाजारी की वजह से है, वो जमाखोरी की वजह से है। सप्लाई में इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं नजर आ रही है। अंकिता, देखिए शरद जी, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सोना चांदी, क्योंकि देखिए 3 से 6 महीने में गोल्ड और सिल्वर में जो पैसा लगाना चाहते हैं उनका क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो निवेशक है वो बिल्कुल आपकी राय जानना पसंद करेंगे। देखिए सोना इस समय जब हम बात कर रहे हैं अंकिता, शायद आपका ये वीडियो थोड़ी देर में लाइव हो जाए, ये जो इंटरेक्शन है इस समय करीब 1.5 लाख के आसपास है प्रति 10 ग्राम। 1.5 लाख से थोड़ा सा फालतू है। और हमने देखा कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये $54 में, आप कॉमेक्स में जो प्राइस होती है न्यूयॉर्क में उस पर आ रहा हूं, ये $54 गया। उसके बाद ये लगातार दबाव में रहा। एक समय तो ऐसा आया अंकिता जो ये 1,30,000 प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ गया, यानी कि $4,000 से भी नीचे आ गया। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि युद्ध में सोना ऊपर जाना चाहिए था, सोना चांदी दोनों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध चलते हैं तो ये सेफ हेवन एसेट है और इसमें लोग पैसा लगाते हैं। परंतु क्योंकि युद्ध खाड़ी में हुआ, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से, समझने वाली बात है एफएम न्यूज के सारे दर्शकों को, कि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। यानी कि जो बैरल $65-70 का मिला करता था क्रूड का एक, अब वो मिलने लग गया आपको 115-120 तक पहुंच गया था। तो जो डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स होता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है, जिसमें 6 करेंसीज आती हैं अंकिता, मैं नाम ले देता हूं, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो और जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसीज को मिला के एक डॉलर इंडेक्स बनती है। वो डॉलर इंडेक्स बढ़ने लग गई, यानी डॉलर इन सभी करेंसीज के खिलाफ ऊपर जाने लग गया। क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स बढ़ती है तो अमेरिका में बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स कहते हैं उसको, उस 10 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, उनकी यील्ड बढ़ गई, यानी कि उनपे जो ब्याज मिलता है वो बढ़ने लग गया। वो इस समय लगभग 4.25-4.5% के बीच का, और अमेरिका में ये ब्याज बहुत अच्छा माना जाता है। भारत में तो 4.25-4.5% शायद आपको सेविंग्स अकाउंट में ही मिल जाएगा, छोटे बैंकों में आप जाएंगे, परंतु इन देशों में, विकसित देशों में ये ब्याज बहुत ज्यादा। तो ऐसा माना जाता है कि लोग सोने चांदी से हटा के और फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज में लगाते हैं। पर मुझे लगता है कि ये एक टेम्परेरी फेस है अंकिता, और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हो सकता है सोना चांदी इस डॉलर इंडेक्स के अपने संबंध को तोड़ दे और ऊपर जाने लगे। और अगर कहीं युद्ध में कोई समझौता हुआ, कब तक आखिर युद्ध चलता रहेगा, युद्ध में समझौता हुआ या किसी कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहे जबरदस्ती से समझौते से खुल गया, तो क्रूड ऑयल की कीमतें एकदम नीचे आएंगी। जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाएगी, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएंगी और सोना चांदी भागने लग जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो भी व्यक्ति, हालांकि सोना चांदी लेने की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए। हम और अंकिता जो डिस्कस कर रहे हैं वो मात्र एक विश्लेषण है। तो मुझे लगता है जो व्यक्ति लंबे वक्त तक सोना रखेगा, 2 से 5 साल तक अगर अभी भी लेना चाहता है तो इस समय ज्यादा महंगा नहीं है, आप ले सकते हैं। 2 से 5 साल तक का नजरिया रखिए और दूसरी बात का ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। गलती लोग क्या करते हैं अंकिता, कि एक साथ सारा पैसा लगा देते हैं। अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो सोना चांदी आपको आज भी ऊपर जाता देखेगा। चांदी के लिए मैं एक कमेंट करना चाहूंगा कि चांदी, क्योंकि चांदी के 2 रूप हैं, एक निवेश का रूप है, एक उसका इंडस्ट्रियल रूप है, जिसमें सोलर सेल्स में, डेटा इक्विपमेंट में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज में। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड अगर वैश्विक मंदी आने की वजह से कम होती है तो शायद चांदी आपको ज्यादा वॉलेटाइल दिखाई दे, चांदी हो सकता है थोड़ा पिछड़ जाए। पर फिलहाल सोना चांदी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मुझे चांदी का भी भविष्य फिलहाल अच्छा लग रहा है जितना मुझे सोने का लग रहा है। तो जो भी हमारी आपकी बातचीत को सुन के करना चाहता है वो थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए पर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सलाह ले ले, डिस्क्लेमर में देना चाहूंगा अंकिता। शरद जी, देखिए अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है तो जैसे आपने बताया कि सोना फिर से एक बार अपना रियल रूप दिखा सकता है, क्योंकि देखा था हमने लास्ट टाइम कि किस तरीके से सोना ने अपना विकराल रूप दिखा दिया था, 1.82 के आसपास पहुंच गया था। तो अगर ये युद्ध खत्म हो जाता है तो क्या लगता है सोना क्या अपना ऑल टाइम हाई फिर से छू पाएगा?
देखिए ये बहुत विचित्र बात है कि हम लोग ये डिस्कस किया करते थे कि जब युद्ध होते हैं तो सोना चांदी चढ़ता है। पर अब युद्ध खत्म होने की बात मैंने क्यों कही, क्योंकि यहाँ पर चिंता युद्ध की नहीं है। युद्ध की वजह से तो सोने का जो अंडर करंट है, यानी सोने की जो नीचे से चाल है, वो तेजी की है। परंतु क्रूड ऑयल और डॉलर की डिमांड ज्यादा होने से सोने पर प्रेशर है। तो बजाय मैं युद्ध के, मैं ऐसा कहना चाहूंगा इसको अंकिता, कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो जाती हैं, चलिए युद्ध की बात हम एक तरफ रखते हैं, युद्ध तो सोने चांदी के लिए अच्छा होता है, हालांकि अच्छा तो नहीं होता, पर सोने चांदी के लिए अच्छा होता है। क्रूड ऑयल की कीमतें हमें जैसे ही नीचे और ट्रंप साहब इस बात को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और उसके खुद की यहाँ कीमतें बढ़ गई है। $1.06 अमेरिका में गैस, वहां पर गैस बोलते हैं, वहां पेट्रोल डीजल नहीं बोलते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, वो लोग गैलन में नापते हैं। वहां पर करीब 1 गैलन की कीमत अब इस समय $4 को पार कर गई है, यानी 25% बढ़ गई, पहले $3 के आसपास थी। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब खुद परेशान है इससे, तभी वो बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की धमकी देते हैं। तो जैसे ही क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमतें ट्रंप साहब को भी उतने ही परेशान किए हुए हैं जितने की बाकी की दुनिया को किया हुआ है। कितना भी वो कहते रहे मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, देश आके अपने आप वहां करवा लें वगैरह वगैरह, परंतु वो चाहते हैं कि क्रूड ऑयल नीचे आए, तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे क्रूड ऑयल नीचे आए। तो क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है, हम युद्ध की बात नहीं करते, क्रूड ऑयल जैसे नीचे आएगा आपको सोना चांदी ऊपर भागता दिखाई देगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगी उससे, और डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगी। परंतु लॉन्ग रन की जो मैं बात कर रहा था अंकिता, उसमें मैं जरूर एक लाइन कहना चाहूंगा कि डॉलर आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हुआ है, डॉलर की डिमांड बढ़ी है, यानी कि एक हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि जो देश युद्ध कर रहा है उसकी करेंसी मजबूत नहीं होती है, उसकी करेंसी तो कमजोर होती है, परंतु डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर आपको बढ़ता दिख रहा है। जैसे ही ये युद्ध की खबरें शांत होंगी तो डॉलर की असलियत यह है कि डॉलर आगे कमजोर होगा। आपको पता होगा कि डी डॉलराइजेशन की मुहिम चल रही है दुनिया भर में, चाहे ब्रिक्स हो, चाइना हो, रशिया हो, ये लोग नहीं चाहते कि डॉलर आगे आए। तो जैसे जैसे डॉलर कमजोर होगा आने वाले समय में, वैसे वैसे आपको सोना चांदी बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है जो लोग सोना चांदी जिन्होंने ले रखा है वो सोने के साथ सो जाएं और लंबे वक्त के लिए रखें, थोड़ा थोड़ा करके आप अभी भी ऐड कर सकते हैं अंकिता। अच्छा, अब आ जाते हैं शरद जी शेयर मार्केट पे। जो निवेशक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उन्हें अभी होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? क्योंकि देखिए लगातार अगर हम शेयर मार्केट को देखें तो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो काफी 3-4 हफ्ते से उतार ज्यादा मिल रहा है, चढ़ाव कम मिलता है। आज थोड़ी सी मार्केट बेटर है, पर वो मैं समझता हूं क्योंकि रिजर्व बैंक ने इंटरवीन किया है और भारतीय रुपया थोड़ा सा रिकवर किया है, 95 पहुंच गया था, अब 93 के आसपास आ गया है, इसलिए मार्केट ने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। परंतु मुझे लगता है अंकिता कि मार्केट भी ये जो अनिश्चितता बनी हुई है युद्ध संबंधित, इसको लेके मार्केट बहुत चिंतित है। मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करती है, बुरी खबर को भी पचा जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है, परंतु जब अनिश्चितता हो जाती है अंकिता तो फिर मार्केट कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए मार्केट दबाव में, और विश्व भर की मार्केट दबाव में है, क्योंकि ये नहीं पता लग रहा कि क्रूड ऑयल कहां जाएगा, क्या महंगाई आ जाएगी। अब तो वैश्विक मंदी भी ऐसा लगता है दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्योंकि महंगाई की वजह से डिमांड गिरेगी, दुनिया भर में डिमांड गिरेगी, और डिमांड गिरने से मंदी आती है। और स्टैगफ्लेशन का रिस्क लग रहा है। स्टैगफ्लेशन होता है कि ग्रोथ नीचे को जा रही है, महंगाई ऊपर को जा रही है। बहुत ही खतरनाक अर्थशास्त्र में ये परिस्थिति होती है। तो स्टैगफ्लेशन के डर से मुझे लग रहा है मार्केट डरी हुई है, इनपुट कॉस्ट कंपनीज की बढ़ रही है, उनके प्रॉफिट्स प्रेशर में आ रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है अंकिता कि ये अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो लंबे वक्त के लिए पैसा लगाने चाहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे शेयर्स की कीमतें बहुत अट्रैक्टिव हो गई हैं, बहुत लुभावनी हो गई, उनकी वैल्यूएशंस बहुत कम आ गई हैं, इस घटना की वजह से कम आ गई हैं। तो इसलिए शेयर मार्केट के भी जो लंबे वक्त के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके अच्छी कंपनीज में सेलेक्ट करके अगर आप लंबे वक्त के लिए लगाएं तो आपके लिए मार्केट अच्छी एंट्री का कारण मार्केट के गिरने के अच्छे नहीं है, परंतु निवेशक की दृष्टि से ये मौका अच्छा है। और मुझे लगता है अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे तो आपको लंबे वक्त में, अगर आप 5 साल 10 साल का नजरिया मार्केट में रख के चल रहे हैं, तो ये एक अच्छा एंट्री लेवल मार्केट प्रोवाइड कर रही है अंकिता। शरद जी देखिए, गोल्ड के बारे में जान लिया, शेयर मार्केट के बारे में जान लिया, अब भारत की इकोनॉमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए भारत सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी रह चुकी है, तो क्या अभी भी भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा या फिर इस पर विराम लग सकता है? देखिए पूरा विश्व इस समय इस युद्ध से प्रभावित है, और हालांकि मूडीज की आज सुबह रेटिंग आई, मूडी ने भारत की जो ग्रोथ की रेटिंग थी 6.8 से घटा के 6 कर दिया है। कुछ ना कुछ इसका असर अंकिता हम पर होगा।
पर हम लोगों के ऊपर कम असर होगा, क्योंकि भारत अपने आप में एक दुनिया है। जो देश विश्व पर जितना ज्यादा निर्भर है, उन देशों पर ज्यादा असर होगा। या जिन देशों की ग्रोथ अच्छी नहीं थी, अंकिता ध्यान दीजिएगा, उन देशों पर, क्योंकि भारत की ग्रोथ ऑलरेडी 7% 8% के बीच में थी। भारत इमर्जिंग इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी। तो अगर हम यहां से, एक कहावत होती है गांव में, मैं आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगा, हाथी कितना भी पतला हो जाए भैंस तो रहता ही है। तो भारत वो हाथी बन चुका है जो कि बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अगर यहां से थोड़ी कमजोरी आती भी है तो फिर भी हम भैंस बराबर होंगे। भैंस भी कोई बहुत दुबला पतला प्राणी नहीं होता। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि भारत पर असर होगा, परंतु उतना नहीं होगा जितना जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं। अंकिता, अमेरिका की हालत खराब है, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, पोलैंड, इन देशों की हालत खराब है। रशिया की भी हालत खराब है। रशिया को कुछ सोना बेचना पड़ गया पीछे। उनकी 4 साल से ऊपर युद्ध चल रहा है, उनकी भी अर्थव्यवस्था खोखली हो चली है। उन्होंने गैस के बेचने पर, एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। पर भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि 140-45 करोड़ का हमारा देश है, हम अपने आप में एक दुनिया है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पे चलती है। तो मुझे लग रहा है हम पे भी असर होगा। मैं ये झूठा होऊंगा अगर मैं ये कहूंगा कि भारत पे कोई असर नहीं होगा। भारत पे भी असर होगा अंकिता, परंतु भारत पर कम असर होगा। मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था निकल के आएगी, क्योंकि जब विश्व पहले ही 2.5% पे ग्रो कर रहा था, और इस युद्ध के बाद मुझे लग रहा है ये विश्व मात्र 1.5-2% पे ग्रो करेगा। उसके सामने अगर भारत 6-7% भी रख लेता है, 6.5% भी रख लेता है, तब भी हम बाकी की दुनिया से 3-4 गुना ग्रो कर रहे होंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई की भारतीय अर्थव्यवस्था में चिंता है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं, हमारा फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है, पेंट्स है, सिविल एविएशन है, ये सारे सेक्टर्स प्रभावित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट सबकी बढ़ जाती है। हमारा आयात निर्यात दोनों प्रभावित है इस समय। उससे भारत पे कुछ ना कुछ असर होगा, परंतु कोई विशेष चिंता करने की भारत में बात नहीं है। उन तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें जो बाकी की दुनिया है या बाकी के विकसित देश हैं। अंकिता, शरद जी, देखिए, भारत के अर्थव्यवस्था की तो हमने बात कर ली, लेकिन कल पाकिस्तान से प्रधानमंत्री का एक वीडियो काफी तेज वायरल हो रहा था, जिसमें साफ तौर पे वो पाकिस्तान के स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए। उसको लेकर क्या कहेंगे पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था पर? पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है अंकिता, एक बिल्कुल नाकामयाब राष्ट्र है, और उनके पास पहले ही विदेशी करीब 24-25 उनके आईएमएफ से बेल आउट्स हो चुके हैं। हम सब जानते हैं पाकिस्तान के कितनी बार आईएमएफ उसको बचा चुका है। उनके पास विदेशी मुद्रा भंडार है नहीं। भारत के पास तो इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो 680-690 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, और पाकिस्तान तो कटोरा लेके सारे में घूमता रहता है। महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल के दाम वहां 500 पाकिस्तानी रुपए से ऊपर जा चुके हैं। पेट्रोल के दाम भी 450-500 रुपए प्रति लीटर के बीच में है, और खाने को वहां रोटी नहीं है, बिजली वहां आती नहीं है घरों में, लोगों के पास कामकाज नहीं है, निवेश वहां आता नहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत हो रही होगी। हमारे पास तो वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। वो तो पहले से ही भिखमंगी अर्थव्यवस्था है। तो जो अर्थव्यवस्था पहले से ही भीख मांगने वाली हो और उस पर ये मार पड़ जाए, ये जो क्रूड ऑयल के दाम है, सप्लाई में डिसरप्शंस है, तो समझिए उनकी क्या हाल। मुझे लगता है अगर ये युद्ध कुछ टाइम और चलता रहा, मुझे ऐसा नजर आ रहा है 1-8 महीने में पाकिस्तान टूटने के कगार पे आ जाएगा। आपको बलूचिस्तान, पंजाब, ये सारे प्रोविंस आपको अलग अलग बिखर जाएंगे, ऐसा मुझे नजर आता है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पाकिस्तान अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। लोगों में इतना रोष हो जाएगा कि वो सड़कों पे उतर आएंगे, और हर राज्य पाकिस्तान का अलग होने को कहेगा कि भैया रहने दो, तुम्हारे बस की संभालना नहीं है। हम अपने आप, जैसे बलूचिस्तान कह रहा है कि हम अपने आप को संभालना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की हालत खराब है। और ये जैसे जले पे नमक छिड़कना होता है, ऐसे ही ये युद्ध से उत्पन्न हालात पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अंकिता, शरद जी, जाने से पहले अगर आप निवेशकों को कुछ सलाह देना चाहते हैं जो कि उनके लिए एकदम मूल मंत्र साबित हो सकता है, वो क्या हो सकता है? निवेशकों के लिए अंकिता मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा मूल मंत्र के पैनिक ना करें, हड़बड़ाहट में कोई निर्णय ना लें। ये एक असाधारण घटना है, ये एक असामान्य परिस्थिति है जिसमें शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्रेशर में है। ये इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, हम शेयर मार्केट की भाषा में ब्लैक स्वान इवेंट। ब्लैक स्वान होता है जब बिल्कुल कई सालों में कुछ एक बार होती है, जैसे 6 साल पहले कोविड में हुआ था, मार्केट गिर के 7,500 पर आ गई थी। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं, और सब तरफ से प्रेशर था, लॉकडाउन था, लोग कामकाज घर बैठ गए थे। तो ये ब्लैक स्वान इवेंट होता है, ये असाधारण घटना होती है, ऐसी रोज रोज नहीं होती। ऐसे में हड़बड़ाना नहीं चाहिए।
वही व्यक्ति मार्केट में कमा पाता है, निवेश करके कमा पाता है, जो हड़बड़ाता नहीं है, जो पैनिक नहीं करता और लंबे वक्त के लिए बना रहता है, बल्कि ऐसे मौकों में निवेश करने के अवसर ढूंढता है। यही मैं निवेशकों से कहना चाहूंगा। निवेश की सलाह अपने रजिस्टर्ड सेबी प्रोफेशनल से लें, ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा। चलिए शरद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, साफ तौर पे युद्ध का असर अब पूरे विश्व पे देखने को मिल रहा है। और देखिए, युद्ध से जुड़े और तमाम देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।